Hello everyone. Our today's topic is The Lagoon, written by Joseph Conrad. टेक्स्ट लंबा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो जो है 2-3 पार्ट में आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। So as the title suggests, so in this picture you can see a lagoon. The lagoon means a salt water lake, यानी कि एक खाड़ी। This is a short story written by Joseph Conrad. Joseph Conrad is famous for his novels, The Nigger of Narcissus, Lord Jim, The Heart of Darkness, etc. Let's move on to the next slide. So here are some details. It was composed in 1896 and published in January 1897 in the Cornhill magazine. So genre, this is a short story from Malayan Tales. Characters, the white man, this is the main character, and Arsat. These are the two main characters who have dialogues throughout the short story. The name of the white man is Tuan, and then steersman who's a Malay, and then the second main character Arsat. Darmalan is Arsat's wife, and then Arsat's brother. So these are the characters. And apart from this, there are also some supporting characters. We'll read about them in the text in detail. So the story is a tale of impulsive betrayal and permanent remorse, in which an act of redemption will likely result in protagonist's death. Now I'll read the text line by line and explain the whole thing in details. So वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, and if you find my pace is slow, then you can increase the speed of the video and then watch. So this is the text of the short story, The Lagoon by Joseph Conrad. The white man, leaning both arms over the roof of the little house in the stern of the boat, said to the steersman, "We will pass the night in Arsa's clearing. It is late." तो फर्स्ट कैरेक्टर इज द वाइट मैन, जिसका नाम है तुआ। वो अपना आर्म्स यानी कि अपने हाथ को लीन करके रेस्ट कर रहे हैं ओवर द रूफ ऑफ द लिटिल हाउस। जो बोट के ऊपर जो छोटा सा एक हाउस टाइप का बना रहता है, उसके ऊपर स्टर्न यानी कि द बैक एंड ऑफ द शिप, जहाज के जो बैक एंड है वहाँ वो है, एंड वो वहाँ लीन करके खड़े हैं, एंड ही इज रेस्टिंग इन दैट प्लेस। सेड टू द स्टीयर्समैन, वो जो नाव चला रहा होता है स्टीयर्समैन, उसको बोलता है कि वी विल पास द नाइट इन आशास क्लियरिंग। आज रात हम लोग आरसात के जो घर है वहाँ हम लोग गुजारेंगे। इट इज़ लेट, अभी बहुत लेट हो चुका है। क्लियरिंग मीन्स एक स्मॉल एरिया इन अ जंगल, जंगल के बीचों बीच एक स्मॉल एरिया जहाँ जंगल को काट के रहने लायक थोड़ा सा जगह बनाया जाता है, उसको क्लियरिंग बोला जाता है। द Malay only grunted and went on looking fixedly at the river. तो जो वो स्टीयर्समैन था, जिसको यहाँ मलय बोला गया है, मलय दे आर दी नेटिव्स ऑफ मलेशिया और इंडोनेशिया। वो एक आवाज़ करता है अपने गले में, उसको एक्चुअली इच्छा नहीं था यहाँ रुकने का, तो अगेंस्ट हिज विल ही हैज़ टू स्टे देयर, एंड दैट इज़ वाई पानी की तरफ वो देखने लगता है एकदम अपना नज़र फिक्स करके। The white man rested his chin on his crossed arms and gazed at the wake of the boat. तो जो ये white man है वो अपना चिन को रेस्ट करते हैं क्रॉस आर्म्स करके, यानी कि हाथ को फोल्ड करके, एंड गेज्ड यानी कि एक दृष्टि में देखना, एट द वेक ऑफ द बोट, बोट के सामने जो दिखता है वो उसी के तरफ देखता रहता है एक दृष्टि में। एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट एवेन्यू ऑफ फॉरेस्ट्स कट बाय द इंटेंस ग्लिटर ऑफ द रिवर, the sun appeared unclouded and dazzling, poised low over the water that shone smoothly like a band of metal. जंगल से होते हुए नदी के रास्ते लोग गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं अपने जो स्ट्रेट एवेन्यू है सामने जो दिख रहा था, फॉरेस्ट है दोनों तरफ, एंड कट बाय इंटेंस ग्लिटर ऑफ द रिवर। नदी में इंटेंस ग्लिटर देखने को मिल रहा है। इंटेंस ग्लिटर कब देखा जाता है? जब सूर्य के किरण जो है पानी में पड़ता है तो वो एक ग्लिटरिंग इफेक्ट देता है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। द सन अपीयर्ड अनक्लाउडेड, तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, क्लाउडीनेस नहीं है यहाँ, एंड डैजलिंग मतलब चमक रहा है पूरा तरफ, यानी कि सनी वेदर है। पोइज्ड लो ओवर द वाटर दैट शोन स्मूथली, तो पानी के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ता है वो इतना चमक रहा है, इट वॉज लुकिंग लाइक मेटल। यू मस्ट हैव ऑल्सो विटनेस्ड समथिंग लाइक दैट। तो आप अगर नदी किनारे या समुद्र किनारे जाते हैं, जब सूर्य की किरण पानी में पड़ता है, इट लुक्स लाइक अ बैंड ऑफ मेटल। द फॉरेस्ट somber and dull stood motionless and silent on each side of the broad stream. जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो बिल्कुल डल लग रहा है। somber यानी कि डार्क और ग्लूमी,
स्टूड मोशनलेस, जिसमें बिल्कुल भी मोशन नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर वहाँ कुछ मोशन था। एंड साइलेंट ऑन इस साइड ऑफ द ब्रॉड स्ट्रीम, तो ये जो एक चौड़ा नदी जा रहा है, दोनों तरफ इसका फॉरेस्ट है, लेकिन फॉरेस्ट बिल्कुल मोशनलेस था एंड साइलेंट था। एट द फुट ऑफ बिग टावरिंग ट्रीज, trunkless nipa palms rose from the mud of the bank। तो बड़े बड़े जो ट्रीज है जो फॉरेस्ट में रहता है, उसके फुट, उसके जस्ट नीचे ट्रंकलेस निपा पाम्स रोज। निपा पाम्स एक टाइप का पाम ट्री होता है जिसका ट्रंक नीचे की तरफ रहता है, यानी कि मिट्टी के अंदर दबा रहता है। सो दैट इज वाई उसका ट्रंक दिखता नहीं है। तो इट रोज फ्रॉम द मड ऑफ द बैंक, जो रिवर बैंक में जो मिट्टी है उसके ऊपर निपा पाम का पेड़ दिख रहा था। इन bunches of leaves enormous and heavy that hung unstirring over the brown soil of eddies। इन branches of leaves enormous and heavy, और ये जो नीपा ट्री है इसका जो ब्रांचेस है इतना ज़्यादा हेवी है और बड़ा है। enormous यानी कि इट्स अ बिग टाइप ऑफ ट्रीज दैट हंग्स अनस्टिरिंग, जो कि ऊपर से झुका हुआ है। सो यू कैन इमेजिन अ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री का जो पत्ता होता है, उसका जो टहनिया होता है, तो वो ऊपर से कैसे नीचे की तरफ लटका रहता है। इट इज़ एग्जैक्टली डिपिक्टिंग द सेम काइंड ऑफ ट्रीज, लेकिन इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ओवर द ब्राउन शर्ल्स ऑफ एडीज, जहाँ नीचे पानी में कुछ हलचल हो रहा था थोड़ा बहुत। स्वेल ऑफ एडीज मीन्स जो एक टॉर्नेडो टाइप दिखता है पानी में, वैसा टाइप का मूवमेंट पानी में थोड़ा बहुत हो रहा था, हल्का फुल्का। लेकिन वहाँ जो पेड़ था उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। इन द स्टिलनेस ऑफ द एयर एवरी ट्री, एवरी लीफ, एवरी बो, every tendril of creeper and every petal of minute blossoms seemed to have been bewitched into an immobility, perfect and final। In the stillness of the year, जो हवा था वो इतना शांत था। एवरी ट्री, हर एक पेड़, एवरी लिप, हर एक पत्ता, हर एक ब्रांचेस, एवरी टेंड्रिल ऑफ क्रीपर, जो ऊपर चढ़ता है पौधा, उसका जितने सारा टहनिया है जो एकदम पतला पतला होता है। एंड एवरी पेटल ऑफ माइन्यूट ब्लॉसम्स, तो जितने सारे फूल खिले थे उसका जो पेटल्स यानी पंखुड़िया था, seemed to have been be twist into an immobility, perfect and final। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन सब पे जादू कर दिया है। बी ट्विस्ट मीन्स जादू कर देना, किसी को वश में कर लेना या फिर शांत करा देना। इनटू एन इमोबिलिटी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। परफेक्ट एंड फाइनल, ऐसा लग रहा था एकदम परफेक्टली वो स्टिल होके रुक चुका है। सारा का सारा चीज़ें, पेड़ पौधे फूल सब कुछ रुक चुका है, थम चुका है टाइम। नथिंग मूव्ड ऑन द रिवर बट द 8 पैडल्स दैट रोज फ्लैशिंग रेगुलरली, कि नदी में भी कुछ भी मूवमेंट नहीं था। ओनली 8 जो पैडल था, जो नाव का पैडल था, जो फ्लैशिंग करने के लिए यानी कि पानी को काटने के लिए जो बार बार उठ रहा था, वही जस्ट मूव कर रहा था। डिप्ड टुगेदर विथ अ सिंगल स्प्लैश, एक साथ डिप कर रहा था नदी में और स्प्लैशिंग के साथ आगे निकल रहा था। स्प्लैश यानी कि पानी का छिड़काव जब होता है तो पैडल के सहारे पानी को काट काट के आगे वो लोग निकल रहे थे। While the steersman swept right and left with a periodic and sudden flourish of his blade, describing a glinting semicircle above his head। दो जब स्टीयर्समैन एक बार राइट की तरफ एक बार लेफ्ट की तरफ विथ ए पीरियडिक एंड सडन फ्लरिश, जब अपना हाथ घुमा रहे थे ऑफ हिज ब्लेड, बोट को संचालन करने के लिए जो डंडे के आगे लगा हुआ रहता है उसको ब्लेड बोला जाता है। डिस्क्राइबिंग अ ग्लिंटिंग सेमीसर्कल अबव हिज हेड, तो जब स्टीयर्समैन अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बारी बारी में घुमा रहे थे नाव को आगे ले जाने के लिए, तब उनका हाथ जो है सेमी सर्कल बना रहा था उनके माथे के ऊपर से। So this is a kind of imagery given here. The churned up water frothed alongside with a confused murmur। The churned up water, तो बार बार हाथ चलाने से पानी जो है गतिशील हो रहा था। Froth alongside with a confused murmur, तो पानी में भी एक confusion दिख रहा था। मरमर यानी कि पानी का जो आवाज है वैसा गूंज रहा था एंड एक confusion सा क्रिएट हो रहा था। And the white man's canoe, advancing upstream in the short-lived disturbance of its own making, seemed to enter the portals of a land from which the very memory of motion had forever departed। तो जो white man का जो बोट था, कैनोई यानी कि बोट था, एडवांसिंग अपस्ट्रीम, वो आगे की तरफ निकल जाता है
ऑन द शॉर्ट लिव डिस्टर्बेंस। तो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा था बहुत ही कम समय के लिए हो रहा था और सामने की तरफ बोट आगे निकल जाता है। सिम टू एंटर द पोर्टल्स ऑफ अ लैंड, और ऐसा लग रहा था वो एक दूसरे लैंड में एंटर कर चुके हैं थ्रू द पोर्टल फ्रॉम हुइज द वेरी मेमोरी ऑफ मोशन, जहाँ मोशन यानी कि गति का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। मेमोरी जो है वो फॉरएवर डिपार्ट हो गया था, यानी कि वो खत्म हो गया था। मोशन यानी कि गति वहाँ था ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया था। तो यहाँ से हम लोगों को हिंट मिलता है दैट द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज सैड एंड ग्लूमी, बिकॉज पहले से ही एक सैड टोन क्रिएट किया जा रहा है बाय द राइटर। The white man, turning his back upon the setting sun, looked along the empty and broad expanse of the sea reach. तो जो ये white man था, सूरज की तरफ वो मुड़ते हैं, टर्न करते हैं। Looked along the empty and broad expanse of the sea reach. तो सामने जो इतना विस्तृत, इतना जो बड़ा समुद्र है उस तरफ वो देखने लगता है। For the last 3 miles of its course, the wandering, hesitating river, as if enticed irresistibly by the freedom of an open horizon, flows straight into the sea, flows straight to the east that harbors both light and darkness. For the last 3 miles of its course, the wandering, hesitating river. तो लास्ट 3 माइल से ऐसा लग रहा है ये रिवर हेजिटेट कर रहा है, वंडर यानी कि खो गया है, तो ऐसे वो घूम रहा है। एज इफ एंटाइज्ड इररेजिस्टिबली बाय द फ्रीडम ऑफ एन ओपन हॉराइजन, वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। सामने जो ये ओपन हॉराइजन है, ये जो सी लेवल है, यहाँ मिलने के लिए एंड मिलने के बाद जो फ्रीडम उसको मिलेगा उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फ्लोज स्ट्रेट इनटू द सी, तो ये जो नदी है एकदम सीधा जाके समुद्र में मिलता है। फ्लोज स्ट्रेट टू द ईस्ट, तो ये ईस्ट के साइड में जाके मिलता है। टू द ईस्ट दैट हार्बर्स बोथ लाइट एंड डार्कनेस, ये वही ईस्ट है जहाँ लाइट एंड डार्कनेस बोथ रहता है। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट के तरफ से ही पहले जो है सूरज उगता है, लाइट आता है, एंड जब डार्कनेस होता है, जब सूरज डूबता है, तो भी ईस्ट के तरफ ही पहले अंधेरा होता है। So that is why the east that harbors both light and darkness. Astern of the boat, the repeated call of some bird. Astern of the boat यानी कि बोट के पीछे की तरफ से the repeated call of some bird, एक repeated call आ रहा है some bird का, कुछ एक पक्षी है जिसका repeated आवाज आ रहा है। A cry discordant and feeble, एक चिल्लाने का आवाज आ रहा है। Cry means the sound of that bird. डिस्कॉर्डेंट एंड फीबल यानी कि बहुत ही एकदम दुर्बल सा, क्षीण सा, बहुत ही धीमी सा आवाज आ रहा है। डिस्कॉर्डेंट मतलब बेमेल, यानी कि धीमे से आवाज जो है पक्षी का आ रहा है पीछे की तरफ से। स्किप्ड अलोंग ओवर द स्मूथ वाटर एंड लॉस्ट इटसेल्फ, और ये जो आवाज है वो धीरे धीरे स्किप होता जाता है, जैसे कि ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओवर द स्मूथ वाटर एंड लॉस्ट इटसेल्फ, एंड एक टाइम के बाद ये जो आवाज़ है ये खो जाता है। बिफोर इट कुड रीच द अदर शोर, तो ये जो आवाज़ है ये एक शोर से दूसरे शोर तक नहीं जा पा रहा है, दूसरे तट पर ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है, इतना फीबल, इतना दुर्बल इसका आवाज़ है। इन द ब्रेथलेस साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ जो दुनिया है एकदम साइलेंट दुनिया है, ऐसा दुनिया जिसमें साइलेंस इतना ज़्यादा है, वो आवाज़ भी यहाँ नहीं गूंज पा रहा है। The steersman dug his paddle into the stream and held hard with stiffened arms, his body thrown forward. तो जो steersman है, जो नाव चला रहे थे, dug his paddle into the stream, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो पैडल करने लगते हैं। and held hard with stiffened arms, एंड बहुत ही सख्ती से वो जो अपना आर्म्स है, अपना जो हाथ है उसको स्टिफ कर लेते हैं और हाथ से आगे की तरफ जाने के लिए वो ब्लेड घुमाते जाते हैं। द वाटर गर्गल्ड लाउड, जो पानी है वो थोड़ा सा आवाज करके उठता है। एंड सडनली द लॉन्ग स्ट्रेट रीच सीम्ड टू पिवोट ऑन इट्स सेंटर, और अचानक से ऐसा लगता है कि ये जो लॉन्ग स्ट्रेट जो वे है, रास्ता है, इसके बीचों बीच एकदम सेंटर में ये लोग आ गए हैं। द फॉरेस्ट स्वंग इन ए सेमी सर्कल, और ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ऐसा लग रहा है कि वो हाफ सर्कल में घूम रहा है। एंड द स्लैंटिंग बीम्स ऑफ सनसेट
touched the broadside of the canoe with a fiery glow. एंड सनसेट के टाइम उसका जो सन रेज आ रहा है वो टच कर रहा है ब्रॉड साइड ऑफ द कैनॉय, जो बोट था उसका जो ब्रॉड साइड था, जो चौड़ा जगह था वहाँ वो टच कर रहा है एंड इसलिए इतना ग्लो कर रहा है वहाँ, जैसे कि आग के जैसा वहाँ से ग्लो निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है सूर्य के किरण से। थ्रोइंग द स्लेंडर एंड डिस्टॉर्टेड शैडोज ऑफ इट्स क्रू अपन द स्टिक्ड ग्लिटर ऑफ द रिवर। और सूरज के किरण पड़ने से क्या हो रहा है, द स्लेंडर एंड डिस्टॉर्टेड शैडोज ऑफ इट्स क्रू, जितने सारे क्रू मेंबर थे उस बोट में उन लोगों का एक डिस्टॉर्टेड शैडो पड़ रहा है अपन द स्टिक्ड ग्लिटर ऑफ द रिवर। नदी के पानी जो ग्लिटरिंग कर रहा है उसके ऊपर इन लोगों के शैडो गिर रहा है। एक डिफरेंट टाइप का इमेज जो है वहाँ दिखाई दे रहा है जो कि डिस्टॉर्टेड है। आप लोग भी नोटिस किए होंगे जब पानी का जल जो स्थिर नहीं रहता है उसके ऊपर साया पड़ता है तो जिस टाइप का इमेज आता है निकल के उसी को डिस्टॉर्टेड शैडोज बोला गया है। द वाइट मैन टर्न्ड टू लुक अहेड, और ये जो वाइट मैन है वो सामने की तरफ देखते हैं। द कोर्स ऑफ द बोट हैड बीन ऑल्टर्ड एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम, तो जो बोट का जो कोर्स है यानी कि बोट का जो अभिमुख है उसको राइट एंगल में घुमाया गया है, स्ट्रीम यानी कि नदी के राइट एंगल में। एंड द कर्व्ड ड्रैगन हेड ऑफ इट्स प्रो वाज पॉइंटिंग नाउ एट अ गैप इन द फ्रिंजिंग बुशेस ऑफ द बैंक। तो जो कर्व ड्रैगन शेप है, ये जो सामने के तरफ नाव के सामने के तरफ जो ड्रैगन हेड है उसको पॉइंट आउट किया गया है एट अ गैप इन द फ्रिंजिंग बुशेस। नदी के किनारे एक बुश यानी कि झोप झाड़ है, उसी दिशा में एक गैप की तरफ पॉइंट आउट करके उसी तरफ नाव के जो हेड है उसको पॉइंट आउट किया गया है। इट ग्लाइडेड थ्रू ब्रशिंग द ओवरहैंगिंग ट्विग्स and disappeared from the river like some slim and amphibious creature leaving the water for its lair in the forests। ये जो नाव है ये एकदम ग्लाइड करके जा रहा है, एकदम तैर के जा रहा है। ब्रशिंग दी ओवर हैंगिंग ट्विग्स, ऊपर से जो टहनियाँ हैंग कर रहा था उसको तोड़ते हुए, उसको टक्कर मारते हुए। एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द रिवर, जो नाव है वो डिसअपियर यानी कि अदृश्य हो जाता है फ्रॉम द रिवर, नदी से। लाइक सम स्लिम एंड एम्फीबियस क्रिएचर, ऐसा लग रहा था कि कुछ स्लिम एंड एम्फीबियस यानी कि जलचर प्राणी जो है वो पानी को छोड़ के अपना घर में जा रहा है। फॉरेस्ट में जहाँ उसका घर है, लेयर का मीन्स है घर, लेयर का मीनिंग है वो जगह जहाँ वन के प्राणी जंतु रेस्ट करता है, यानी कि उनका रेस्टिंग प्लेस और जहाँ वो लोग छुपे रहते हैं। द नैरो क्रीक वॉज लाइक अ डिच, तो ये जो नैरो यानी कि ये जो संकीर्ण सा जो एक नाला टाइप का गया है, क्रीक का मतलब ये है एक वाटरवे, एक नाला जो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, ठीक है। वॉज लाइक अ डिच, इट वॉज लाइक अ डिच, डिच का मतलब ही सिमिलर वर्ड है लाइक क्रीक, ये भी नाला ही इसको बोला जाएगा। तो ये कैसा है, टॉर्टोअस, यानी कि ये जो नाला है ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, फैबुलसली डीप, और बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। filled with gloom under the thin strip of pure and shining blue of the heaven, और ये जगह बिल्कुल सैडनेस से भरा हुआ है। अंडर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर एंड शाइनिंग ब्लू ऑफ द हेवन, आसमान इतना सुंदर है, इतना खिला है मौसम, फिर भी ये जो जगह है ये बिल्कुल उस दुनिया से एक अलग ही जगह है जहाँ सैडनेस है, ग्लूम है। ऑथर पहले ही बोल चुके हैं मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, यानी कि मौसम बहुत ही अच्छा है, सनलाइट दिख रहा है, क्लाउड का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये जो जगह है ये फील्ड विथ ग्लूम है, सैडनेस है। इमेंस ट्रीज सोर्ड अप इनविजिबल बिहाइंड द फेस्टून्स ड्रैपरीज ऑफ क्रीपर्स, इमेंस ट्रीज सोर्ड अप, जो बड़े बड़े जो ट्रीज है, ये एक घना जंगल था, उसमें जो बड़ा बड़ा ट्रीज है वो दिख रहा है जैसे कि आसमान छू रहे हैं। इनविजिबल बिहाइंड द फेस्टून्स ड्रैपरीज ऑफ क्रीपर्स, और वो भी सामने की तरफ बिल्कुल इनविजिबल हो गया है, अदृश्य हो गया है। कैसे, जो सामने ये क्रीपर यानी कि जो लता टाइप का जो पौधा है वो इन बड़े बड़े पेड़ों को अपना फेस्टून बना चुके हैं, पूरा उसको जकड़ के। हियर एंड देयर नियर द ग्लिस्निंग ब्लैकनेस ऑफ द वाटर a twisted root of some tall trees showed among the tracery of small ferns, black and dull, writhing and motionless like an arrested snake।
यहाँ वहाँ ये जो पानी था इतना घना काला था, नियर द ग्लिसनिंग ब्लैकनेस ऑफ द वाटर, और ये जो काला पानी जो इतना चमक रहा था, उसके पास में ही जो एक लंबा सा ट्री था, उसका रूट यानी कि उसका जो जड़ है, जो ट्विस्ट यानी कि तोड़ मरोड़ के एकदम ऐसा वो दिखाई दे रहा था among the tracery of small ferns। छोटा छोटा जो फर्न होता है, यू हैव सीन, जो कि शेडी एरिया में या फिर जो वाटरी जगह है, पानीदार जगह है, वहाँ फर्न बहुत ज़्यादा उगते हैं। ब्लैक एंड डल, वो जो जड़ था इतना ब्लैक दिख रहा था और डल लग रहा था। रिदिंग एंड मोशनलेस, और जो कि बिल्कुल भी उसमें गति नहीं था, मोशनलेस था। लाइक एन अरेस्टेड स्नेक, ऐसा लग रहा था एक स्नेक यानी कि सांप को अरेस्ट करके जैसे रखा जाता है जाल में, वैसे ही ये दिख रहा था। क्या चीज़ दिख रहा था? ट्विस्टेड रूट ऑफ सम टॉल ट्रीज, एक बहुत लंबा पेड़ था, उसका जो रूट्स था, उसका जो जड़ था, उसको तुलना किया गया है यहाँ लाइक एन अरेस्टेड स्नेक। द शॉर्ट वर्ड्स ऑफ द पैडलर्स रिवर्बरेटेड लाउडली, और जो पैडल कर रहे थे वहाँ नाव में, व्हाइट मैन को छोड़ के और भी लोग थे नाव में जो कि पैडल कर रहे थे, और वो बीच बीच में जो बात कर रहे थे, रिवर्बरेटेड लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। बिटवीन द थिक एंड सोम्बर वॉल्स ऑफ वेजिटेशन, ये जो एक चौड़ा सा और ग्लूमी सा वॉल है, जो दीवार है वेजिटेशन का यानी कि जंगल का, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, ऐसा लग रहा था इन लोगों का जो बात ये लोग कर रहे थे वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा था। जैसे पहाड़ों में बातें रिफ्लेक्ट होके वापस आता है अगर आप चिल्लाएंगे, सेम टू सेम यहाँ जंगल में इन्हीं लोगों का आवाज़ जो है गूंज के वापस आ रहा था। डार्कनेस ऊज्ड आउट फ्रॉम बिटवीन द ट्रीज, और इतना ज़्यादा डार्क था चारों तरफ, इतना अंधेरा था, ऐसा लग रहा था कि अंधेरे जो है वो बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, और चारों तरफ इतना घना अंधेरा था। बिटवीन द ट्रीज, पेड़ों के बीच में, थ्रू द टैंगल्ड मेज ऑफ द क्रीपर्स, और ये जो लता था जो एक दूसरे के साथ फंस गए थे, तो वो एक मेज यानी कि एक जाल जैसा बना लिए थे। मेज का मतलब है भूल भुलैया। तो एक दूसरे से ये क्रीपर्स यानी कि ये जो लता टाइप के जो पौधे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। ये एक रहस्यमय भूल भुलैया जैसा दिख रहा था। फ्रॉम बिहाइंड द ग्रेट फैंटास्टिक एंड अनस्टीरिंग लिव्स, और पीछे इतना बड़े बड़े फैंटास्टिक एंड अनस्टीरिंग लिव्स यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, स्टीयर नहीं कर रहे थे वो लोग, एकदम मोशनलेस था वो जगह। द डार्कनेस मिस्टीरियस एंड इनविंसिबल, और वहाँ पे जो अंधेरा था बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था यानी कि रहस्यमय था, और इनविंसिबल, जिसको आप जीत नहीं सकते थे। द डार्कनेस सेंटेड एंड पॉइजनस ऑफ इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट, द डार्कनेस और अंधेरा कैसा था? सेंटेड था, इसमें एक हल्का सा सुगंध था, एंड पॉइजनस भी था, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ऑफ इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट, और ये एक ऐसा फॉरेस्ट था जहाँ आप कदम नहीं रख सकते थे, बिकॉज द फॉरेस्ट इटसेल्फ वाज पॉइजनस, जहाँ खतरा हो सकता है इंसानों को। आई होप ये पैराग्राफ क्लियर है। ये जो बोट है अभी नदी छोड़ के एकदम एक संकीर्ण सा नाला से जा रहे हैं होते हुए, और ये लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अरसत्स हाउस, और वहाँ पे ये लोग देखते हैं एकदम घना अंधेरा है, और ये जो नाला है बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, और उसी नाले में से होते हुए ये लोग गुजर रहे हैं। द मैन पोल्ड इन द शोलिंग वाटर, ये लोग अभी घुस रहे हैं एकदम एक शोलिंग वाटर के बीचों बीच से। अभी ये लोग एंटर कर चुके हैं एक जगह पे जहाँ पानी थोड़ा सा कम गहरा है और पानी एकदम स्थिर है। ये लोग यहाँ अपना जो बोट है वो पोल करते हैं। द क्रीक ब्रॉडेंड ओपनिंग आउट इनटू अ वाइल्ड स्वीप ऑफ अ स्टैग्नेंट लगून, तो ये जो क्रीक है यानी कि जो नाला है ये थोड़ा चौड़ा होता है। ओपनिंग आउट, ये ओपन होता है एक वाइड स्वीप ऑफ अ स्टैग्नेंट लगून में। सामने एक खाड़ी था जो थोड़ा सा वाइड था, एंड स्टैग्नेंट था यानी कि एकदम स्थिर था। द फॉरेस्ट रिसीडेड फ्रॉम द marshy bank leaving a level strip of bright green. The forest receded from the marshy bank, और जो फॉरेस्ट है वो पीछे छूट जाता है। अभी ये लोग एक बैंक में यानी कि किनारे में पहुंचते हैं जो थोड़ा सा मडी था। मर्शी का मतलब है मडी, मड था वहाँ बहुत ज़्यादा। लिविंग अ लेवल स्ट्रिप ऑफ ब्राइट ग्रीन reedy grass to frame the reflected blueness of the sky. तो वहाँ वो लोग देखते हैं कि ब्राइट ग्रीन कलर का रिडी ग्रास हो रखा है। ग्रास यानी कि घास, अब जानते हैं।
तो रीडी ग्रास एक टाइप का लॉन्ग घास होता है जो उस जगह चारों तरफ से हो रखा था और वो एक फ्रेम जैसा बना दिया था। रिफ्लेक्टेड ब्लूनेस ऑफ द स्काई, और उस पानी में आसमान का जो ब्लूनेस है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था स्काई का। अफ्रीकी पिंक क्लाउड ड्रिफ्टेड हाई अबव, तो आसमान में एक पिंक टाइप का एक क्लाउड देखा जाता है जो कि बहुत ऊपर से ड्रिफ्ट करके जा रहा था। ट्रेलिंग एंड डेलिकेट कलरिंग ऑफ इट्स इमेज अंडर द फ्लोटिंग लीव्स एंड द सिल्वरी ब्लॉसम्स ऑफ द लोटस, जो बहुत डेलिकेट दिख रहा था और इसका कलरिंग बहुत ही अमेजिंग था। ऑफ इट्स इमेज अंडर द फ्लोटिंग लीव्स, और जो लीव्स जो पत्ते जो तैर रहा था उसके ऊपर। ट्रेलिंग द डेलिकेट कलरिंग ऑफ इट्स इमेज अंडर द फ्लोटिंग लीव्स, और इसका जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होके गिर रहा है लीव्स के ऊपर, जो लीव्स फ्लोट कर रहे थे, जो तैर रहे थे, जो पत्ते उस नदी में, उसके ऊपर उसका इमेज पड़ता है। एंड द सिल्वरी ब्लॉसम्स ऑफ द लोटस, और जो सिल्वर कलर का लोटस ऑलरेडी खिला हुआ था और उसके जो लीव्स फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर पिंक क्लाउड का जो कलर है वो ड्रिफ्ट करके गिरता है। अ लिटिल हाउस पर्च्ड ऑन हाई पाइल्स अपीयर्ड ब्लैक इन द डिस्टेंस, तो दूर एक छोटा सा हाउस दिख रहा है। पर्च्ड ऑन हाई पाइल्स, एक स्तूप के ऊपर, यानी कि कुछ इकट्ठा हो रखा था बहुत दूर में, उसके ऊपर एक छोटा सा घर दिख रहा है। अपीयर्ड ब्लैक इन द डिस्टेंस, दूर से वो बिल्कुल काला दिख रहा है। इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ब्लैक वर्ड का यूज बहुत ज्यादा किया गया है जो कि इंडिकेट करता है कि कुछ ग्लूमी होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नियर इट टू फॉल निबोंग palms that seemed to have come out of the forests in the background leaned slightly over the ragged roof with a suggestion of sad tenderness and care in the droop of their leafy and soaring heads। तो इसके आगे दो निबोंग पाम, तो पाम ट्री दिखता है। दैट सीम टू हैव कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन द बैकग्राउंड, और ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में जो फॉरेस्ट है वहाँ से ये एकदम बाहर निकल के आया हुआ है, यानी कि एक पिक्चर आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। एक घर है, उसके साइड में दो बहुत बड़ा निबोंग पाम ट्री है जो कि बैकग्राउंड में दिख रहा है, और ये जो घर है इसके जस्ट पीछे फॉरेस्ट यानी कि जंगल दिख रहा है इन द बैकग्राउंड। Leaned slightly over the ragged roof with a suggestion of sad tenderness and care in the droop of their leafy and soaring heads। और पीछे ये जो पाम ट्रीज है ये लीन किया हुआ है, लीन यानी कि थोड़ा सा झुकना, स्लाइटली लीन करके ये जो दो पाम ट्रीज है वो थोड़ा सा उस घर के ऊपर झुक गए हैं। विथ अ सजेशन ऑफ सैड टेंडरनेस एंड केयर, जो कि ये सजेस्ट करता है कि वो सैड है एंड वो अपना जो टेंडरनेस है यानी कि वो अपना जो केयर है दिखा रहा है इन द ड्रूप ऑफ देयर लीफी एंड सोरिंग हेड्स। कैसे केयर दिखा रहा है? ये जो पेड़ है ये केयर दिखा रहा है अपना जो लीफी हेड है उसको थोड़ा सा बेंड करके घर के तरफ। यहाँ एक इमेज क्रिएट किया गया है कि नेचर जो है अपना टेंडरनेस एंड केयर दिखा रहा है टू ह्यूमन, अपना जो लीफी हेड है, सर है, उसको झुका के to the roof of the human house। Thank you all for watching and stay tuned for the next part।